गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर से आपको उड़ान कोचिंग में एक बार स्वागत है। आपने जैसा कि नोटिफिकेशन देख रखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 17 अगस्त से आपके एग्ज़ाम प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिसमें से आपको कुछ ही अभी जोन वाइज हैं, जैसे बॉम्बे का है, सिकंदराबाद, ऐसे कुछ जोनों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और कुछों के अभी नहीं हो रहे हैं। तो आपके 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच यानी फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसी एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ स्टूडेंटों की डिमांड थी कि आप प्रैक्टिस करवाएं रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स। इसके पहले हमारे पे चैप्टर वाइज चल रहे थे सारे मैथ के टॉपिक, लेकिन आज से मैं यहाँ जैसा कि मैंने लिखा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो भी मैथ के रेलवे ग्रुप डी। तो आइए आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने भी प्रैक्टिस करेंगे, आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में 2018 में रेलवे ग्रुप डी में, या कि कहीं ना कहीं एनटीपीसी में आए हुए वो क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है पहले से, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन है हमारा 4/11 और ये पूछ रहा है कि ये जो हमारा ऑप्शन गिवन है ये 4/11 किसके समान नहीं है किसके समान नहीं है। तो सभी पॉज करके वीडियो सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर आप देखेंगे सोल्यूशन इसका। तो जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन आपके लिए लिख रखा है, फ्रैक्शन है हमारा कितना है 4/11 और ये पूछ रखा कि ये 4/11 जो है आपका वो ये गिवन जितने भी हमारे ऑप्शन है, ये ऑप्शन इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके समान नहीं है। जब भी ऐसे कभी भी सवाल आए तो आपको क्या करना है कि चेक करने के लिए जितने नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई करना है उतने का ही नीचे करना है और तुरंत आप चेक करिए कि इनमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो इसमें और इसमें सेटिस्फाई कर रही है। तो ये पहला मैं पहले को मैं छोड़ता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ। ये कितने का मल्टीपल आपको दिख रहा है। अच्छा, आपसे टेबल यदि आएगा तो आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। यदि टेबल में यदि आपको कोई दिक्कत है तो समस्याएं आपको जा सकते हैं, इसलिए आप एग्ज़ाम देने से पहले कुछ चीज़ें आप याद करके जाएंगे, जैसे स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ नंबर कम से कम आप 25 तक के क्यूब याद कर लें, 50 तक की स्क्वायर याद कर लें। आपको कम से कम 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए, एक बार में, वन टाइम में आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो इस तरह से जब रहेगा तो आपको कैलकुलेशन फास्ट होगा। ऐसे सवालों में आपको टाइम नहीं लगेगा, विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं इस सवाल को भी रखता हूँ, इससे यहाँ से चेक करता हूँ कि ये 32 है, ये 88 है। अब ये 4 के किस टेबल में आती है, तो मैं ये कहूँ कि 8 का मल्टीप्लाई यदि 4 में करूँ तो कितना आता है 38। तो सो यहाँ भी मुझे 8 का ही करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 32/88, यस। और एंड सेकेंड में चेक करता हूँ, सेकेंड कितना है 64, यानी 4/11 इंटू 64 यानी कितने गुना है हमारा 16। तो 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आएगा और ये कितना आएगा आपका 176 आएगा, इन दोनों का मल्टीपल। अभी मैं चेक करा रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। एंड ये क्या गिवन है आपका 20, यानी 4/11 इंटू 20 कैसे बनेगा। यदि 5 की मल्टीप्लाई ऊपर हो और 5 का नीचे हो जाए तो कितना आ जाएगा 20/55। यानी ये ऐसे नंबर हैं जो इसी से बने हुए हैं। बट इसको यदि देखा जाए, यानी हमारा है 84/209 एंड 209। ये जो है 4/11, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें 21 का, तो ये तो बन रहा है। लेकिन इसमें यदि हम 21 का करें तो कितना आएगा हमारा 11 1 11 20 और 20 एंड 23 कितना आ रहा है आपका, यानी 231। सो यही एक नंबर है जो हमारा ये 4/11 के मल्टीपल में नहीं है, यानी इसके समान नहीं है। बाकी सारे ही ऑप्शन जो है 4/11 के इक्वल है। सो राइट आंसर आपका क्या होगा 84 डिवाइड बाई 209 एंड 209। क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में लिखता हूँ और आप इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करेंगे पहले, इसके बाद आगे आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है, आप देखिए कि राम ने 1000 रुपये का निवेश किया है। एक्स वर्ष के बाद
₹1300 प्रति वर्ष की 6% की सामान्य ब्याज दर पर प्राप्त किया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम। यदि क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है कि राम ने ₹1000 का निवेश किया है और उसको ये नहीं पता कितने वर्ष के बाद, यानी जो भी टाइम होगा उतने वर्ष के बाद वह ₹1300 प्राप्त किया। कितने रुपए प्राप्त किया? ₹1300। और प्रति वर्ष वह 6% की सामान्य ब्याज के दर पर प्राप्त किया है। यानी ये जो अमाउंट है आपका और ये प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। सामान्य ब्याज देने का मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी ऐसे सवाल आएँ तो आपको प्रिंसिपल गिवन है यानी 1000 और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आपसे टाइम पूछ रहा है कितने टाइम पे, अपॉन 100 इस परसेंट को हटा देंगे और ये कितने टाइम में, यानी अमाउंट है ये, यानी x वर्ष के बाद उसको इतने रुपए मिले, यानी जो भी टाइम रहा हुआ तो इतने रुपए मिले, इतना निवेश किया इतना मिला, तो ब्याज उसको कितने मिल गए? ₹300। अब आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम। अब आप यहाँ से सिंपल से कर लेंगे, 2 zeros 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 6 5 जा 30, यानी t इक्वल टू कितना आ गया? 5 ईयर। यानी जब भी सिंपल इंटरेस्ट आए तो आपको याद क्या रखना है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपको वैसे भी याद ही होगा, ना भी याद हो तो आपको याद रखना है कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट आए तो PRT अपॉन 100 इक्वल्स टू I। PRT अपॉन इक्वल्स टू 100। जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात हो तो सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज सेम होता है, कभी भी वो नहीं बदलता। क्या? अमाउंट। क्लियर? ना ही इंटरेस्ट बदलता है, यानी हर साल इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो हर साल वही रहेगी और साथ में प्रिंसिपल भी वही रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 ईयर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो गाइस देखें, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है हमारा कि अंडर रूट 15625 यानी 15,625 का क्या निकालना है आपको? वर्गमूल। यानी 15,625 का आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है कि कितना होगा। आपके पास वर्गमूल निकालने के लिए ये सवाल जो है आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, यानी 2018 में रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो जब भी आपसे वर्गमूल पूछे या कि घनमूल पूछे या घन पूछे या घनमूल पूछे, तो आपको जैसा मैंने बताया कि आपको या तो स्क्वायर आपको कम से कम 50 तक के याद होने चाहिए और क्यूब कितने आपको याद होने चाहिए? कम से कम 25 तक। इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं होंगे, लेकिन आपको अपने इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आइए मैं कुछ ट्रिक समझाता हूँ आपको। जब भी आपको ऐसे सवाल पूछे जाएं कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे? तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले है कि लास्ट की डिजिट आप देखें, लास्ट की डिजिट वर्गमूल निकालना है, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए? 5। और ऑप्शन में देखेंगे तो ये तो पहले ही आपका कट जाएगा, क्योंकि जब भी कोई भी वर्ग हो या वर्गमूल हो, यदि उसका स्क्वायर करेंगे तब भी 5 ही 5 आएगा। यानी आपको हमेशा यूनिट डिजिट को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आपको पता है कि 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आया? 25। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 125। यानी जब भी लास्ट में 25 हो या 5 की सीरीज़ हो तो याद रखिए जब भी उसका वर्गमूल निकले या स्क्वायर निकले तो 5 ही आएगा। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि 150 तो अपने आप ही कट जाएगा, आपको इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपका इसमें आप फाइंड करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट ले लें तो इसका वर्ग कितना होगा? 25। क्लियर? यानी लास्ट के नंबर जो इसका है तो आपको तो इसका याद ही रहेगा, तो फाइंड आउट करना होगा। तो ये इसका कितना हो जाए? 25। अब ये हमारा क्या बचा है? 115। इसके नियरेस्ट ऐसी कोई संख्या आपको लेनी है ताकि हाँ, तो गाइस देखें कि आपका जो है अंडर रूट 15,625 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला है, तो आपको क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट लेना है और इसमें से हमें इसका निकाल लेना है। तो इसका कितना हो जाएगा? 5।
और स्टार्टिंग के जो जो डिजिट बच गई, इसके नियरेस्ट हमें ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है कि इसके आसपास उससे मोर देन नहीं होना चाहिए। तो आपको यदि स्क्वायर याद रहेगा तो आप जल्दी से फाइंड आउट कर पाएंगे, और इसका कोई आसान तरीका भी नहीं हम बता पाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस का सेशन है। तो आप इसको देखें कि यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ओ सॉरी, इसका रूट कितना होगा, 5 होगा, और इसके नियरेस्ट 3 जो भी डिजिट बच गया इसके नियरेस्ट हम स्क्वायर निकाल लें कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 125 होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए एक धनात्मक है, ए क्या है, धनात्मक है, और ए स्क्वायर प्लस 1/a² इजकल टू 7 गिवन है, तो कह रहा है कि ए क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि मैंने अपने चैप्टर वाइज के वीडियो सेशन में प्रीवियस में अलजेब्रा का पार्ट जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें ऐसे सारे बड़े सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप चैप्टर वाइज वाले में हमारे अलजेब्रा के पार्ट में इसको देख सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन है तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू क्या गिवन है, 7 गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू पूछ रहा है। ए क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू तभी आ सकती है जब आपको ए प्लस 1/a की वैल्यू प्राप्त हो। उसके लिए क्या होगा, यानी इसका स्क्वायर है तो यदि मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लूँ तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब जब मैंने आपको अलजेब्रा के सेशन में सिखाया था कि जब भी हम स्क्वायर रूट में जाते हैं और स्क्वायर में जाते हैं तो स्क्वायर में जाते हैं तो इसमें क्या करते थे, -2 करते थे, नहीं स्क्वायर -2 करते थे। अब जब हमें वापस जाना है तो इसमें हम 2 प्लस करके जाएंगे, यानी a प्लस 1/a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या हो, इसमें +2 करेंगे और रूट निकालेंगे, यानी 7 + 2 का रूट क्या हो जाएगा, √9, और 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √9 का रूट क्या हो जाएगा, 3। यानी आपको यदि विस्तृत जानना हो तो आप हमारे अलजेब्रा के पार्ट में देख सकते हैं। ये एक मैंने पूरा डिस्कस किया है, एक थ्योरी। तो ये a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अब हमें a प्लस 1/a की वैल्यू 3 है, तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, क्यूब की। तो मैंने ये बताया था कि जब भी आपका ये गिवन है और क्यूब की वैल्यू प्राप्त करना हो तो इसका क्यूब करना है और -3a कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी 3a या 3t जो भी होगा ये वैल्यू होगी, यानी ये वैल्यू होगी। तो इधर क्यूब हो जाएगा तो ये 27 आ जाएगा, -3 × a, एक a बोलें t बोलें जो भी हो, यानी यही वैल्यू आएगी इधर -3, यानी 27 - 9 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 18। यानी a क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 18। जब भी ऐसे सवाल आए तो आई होप कि आप समझ पाए कि जब मैंने बताया था कि a प्लस 1/a इक्वल्स टू यदि t गिवन हो और आपसे a स्क्वायर पूछ ले, 1/a² पूछ ले, तो कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना था। मैंने कहा था कि ये डायरेक्ट ट्रिक अपनाना है कि इसका स्क्वायर कर देना, -2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर मैंने कहा था कि यदि इस प्रकार का कोई सोल्यूशन, जैसा कि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आपका रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, यानी अब ये गिवन हो और आपका क्यूब पूछ ले, तो क्यूब के लिए मैंने बताया था कि a क्यूब प्लस 1/a³ पूछ ले तो इसको क्या करना था, t क्यूब करना था, -3t कर देना था आपका आंसर। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ये वैल्यू हमें गिवन थी, कितनी, 3 गिवन थी, यानी a गिवन नहीं थी, मैंने इसको निकाला है, ये गिवन था, इसका रूट निकाले पहले, फिर a की वैल्यू आई, अब इसकी वैल्यू आ गई तो अब इसका क्यूब करना था। तो इसका क्यूब करना था मतलब यही क्यूब होता और -3t होता, तो यही मैंने सॉल्व करके रख दिया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 18। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखता हूँ मैं और इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे पॉज करके, इसके बाद सॉल्यूशन आप देख लेंगे। तो गाइज एक नया क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मोहन ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल पर 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा की।
उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट कर ली। तो पूछ रहा है कि बताइए उसने कितने घंटे के लिए साइकिल चलाई है। यानी हमारा क्वेश्चन है कि उसने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलाया, साइकिल जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा की, और कह रहा है टोटल 8 घंटे में उसने 84 किलोमीटर यात्रा की। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसने कितने घंटे तक चलाई। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। पहले आप स्वयं सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो हमें एलिगेशन मेथड लगा दें तो आसानी हो जाएगी। एलिगेशन मेथड क्या होता है कि जो आपके स्पीड दे रखी है आप उनको लिख लें पहले। 8 किलोमीटर प्रति आवर एंड 13 किलोमीटर प्रति आवर एंड ओवरऑल उसने क्या किया 8 घंटे में 84। तो 8 घंटे में 84, तो ये ओवरऑल किया है, तो मैं ओवरऑल निकाल लूँ। तो यानी मैं ये कहूँ कि 84 में आपका 8 की डिवाइड कर दें तो 1 एंड 0 एंड पॉइंट एंड 5, यानी ओवरऑल उसे कितने लग रहे थे। यदि एवरेज निकाला जाए तो उसे 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता, तो उसे इतने किलोमीटर की यात्रा कर लेता। जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो तो एलिगेशन मेथड सबसे आसान होता है। आप इसको लगा दें इस तरह से, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, किलोमीटर। अब इसको इससे माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 2.5, और इसका इससे माइनस कर दें तो इसका भी कितना आ जाएगा 2.5। यानी इन दोनों को पॉइंट कैंसिल कर दें तो यानी हमारा कितना आ जाएगा 1:1। ध्यान रखें कि ये जब स्पीड गिवन होगा तो जो रेशियो आता है वो किसका रेशियो आता है, आपका टाइम का। एलिगेशन मेथड में हमारा हमेशा ये नियम होता है कि जब भी स्पीड हो तो टाइम का रेशियो आता है। यदि यहाँ टाइम गिवन हो तो स्पीड का रेशियो आता है। अब यहाँ 1:1 आ गया, यानी 1:1 यानी टोटल टाइम उसे कितने लग रहे थे 2 यूनिट, जबकि टाइम टोटल है कितना 8, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। और इसमें से यदि हमसे ये पूछा जाता पैदल उसने कितने घंटे चले, तो चूंकि दोनों ही एक यूनिट है यानी 1 है, तो दोनों में ही 4 घंटे उसने लगाए, इसीलिए उसको 8 घंटे में 84 किलोमीटर की यात्रा कर ली। सो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि बताइए कितने घंटे उसने साइकिल चलाई, तो जो कि दोनों में ही है तो एक ही आएगा आंसर, यानी 4 घंटे। तो उसने 4 घंटे तक चलाई, यानी आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा 4 आवर्स। कभी कभी आपको ये यूनिट भी देता है और कभी विदाउट यूनिट भी देता है, तो हमेशा यूनिट ज़रूर याद रखेंगे। कभी ये 4 2 जगह दे दे, एक में आवर दे दे, एक में मिनट दे दे, तो याद रखेंगे ये सारे आवर में है, तो आपका आंसर भी कितना आएगा आवर में। क्लियर? आई होप कि ये तो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अलग अलग घड़ियां हैं और ये क्रमशः अलार्म जो है तो हर 2 4 और 6 घंटे के बाद बजते हैं। यानी 3 अलग अलग आपकी घड़ियां हैं। पहली घड़ी 2 घंटे के बाद बजती है, दूसरी घड़ी 4 घंटे के बाद बजती है, और तीसरी घड़ी जो है तो हर 6 घंटे के बाद अपनी रिंग रिपीट करती है। यानी हर ये 2 घंटे बाद रिपीट करेगी, ये 4 घंटे बाद रिपीट करेगी, और ये 6 घंटे बाद रिपीट करती है। आगे कहता है यदि इन घड़ियों को एक ही समय में शुरू किया जाता है, यानी ये तीनों ही घड़ी को एक साथ हम स्टार्ट करें कि एक साथ जैसे हमने स्टार्ट किया तो ये तीनों घड़ियां आपस में एक साथ बजेंगी और फिर ये रिपीट करना स्टार्ट होंगी। तो वो कहता है कि अलार्म शुरू किया जाता है तो अलार्म 3 दिनों में कितनी बार रिंग करेंगे, यानी एक साथ वो कितनी बार 3 दिनों में क्या करेंगे, रिंग इनकी बजेगी। तो आइए पहले आप सॉल्यूशन कर लेंगे, इसके बाद आप देखेंगे। तो कहता है 3 घड़ियां हैं। जब भी ऐसे कोई सवाल आए कि एक साथ स्टार्ट होते हैं, 3 घड़ी हैं अलग अलग टाइम पे अपने रिंग रिपीट करती हैं, तो वो पूछे कि बताइए इतने दिनों में पूछ ले, या यहाँ आवर्स में दिया इसलिए दिन दे दिया। यदि यहाँ मिनट दिया होता तो 1 दिन में पूछ सकता था। क्लियर? या कि जो भी टाइम मेंशन होता है यहाँ आपसे पूछ सकता था। तो वो कह रहा है कि 2 4 6 घंटे बाद रिपीट होती हैं घड़ी।
तो ये पूछ रहा है कि इनको एक साथ स्टार्ट किया जाता है और ये एक बार बजती हैं, फिर अलग अलग टाइम पे अपने रिपीट करती हैं। तो पूछ रहा है कि ये बताइए कि 3 दिन में ऐसे कितने बार आएगा जब ये तीनों एक साथ बजेंगी, तो कितने बार बजेंगी। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 4 एंड 6 ये आवर्स में अपनी घड़ियां क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जब भी ऐसे सवाल आपके क्वेश्चन गिवन हो तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, यानी एक ऐसा टाइम निकालिए जब ये एक साथ तीनों बजेंगी। तो वो टाइम कौन सा होगा, इन तीनों का एलसीएम यदि मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा 12, यानी हर एक 12 घंटे बाद, यानी अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी तीनों बज गई हैं, जब 12 घंटे होंगे तो उस 12 घंटे में फिर से ये तीनों एक साथ पुनः बजेंगी। यानी मैं ये कहूँ कि हर 12 घंटे बाद तीनों घड़ियाँ एक साथ बजेंगी। लेकिन क्वेश्चन क्या ये पूछ रहा है, नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए 3 दिनों में कितने बार ये घड़ियाँ इस प्रकार से एक साथ बजेंगी। यानी एक बार बजने के लिए उनको 12 घंटे का टाइम लगता है। तो मैं ये कहूँ कि 3 दिन में कितने घंटे होंगे, तो एक दिन में 24 घंटे, तो 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे आपके 72, यानी 72। यानी मैं ये कहता हूँ कि 12 घंटे में एक बार बजती हैं तो 72 घंटे में कितने बजेंगे, यानी एक का टाइम निकाल ले, यानी 6 आवर, यानी 6 बार, यानी एक बार जैसे स्टार्ट किए तो तब बजेगी, फिर 12 घंटे बाद फिर बजेगी, फिर 12 घंटे बाद फिर बजेगी, यानी इस तरह से वह कितने बार वो बजेंगी, 6 बार। मैंने ऑप्शन नहीं दिया इस बार, तो इसमें लिख लीजिए 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, सॉरी, यानी कितने बार वो बजेंगी 3 दिन में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 बार। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है अगर आपके रेलवे में ही, तो ध्यान रखेंगे जब सवाल को पहले पढ़ें फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना सीखें। भाषा, जब भी अर्थमेटिक आएगी तो इसमें भाषा का खेल रहेगा, यानी आपको इसकी भाषा पढ़ने आनी चाहिए। यदि आप समझ नहीं पाएंगे तो हो सकता है आप आंसर इसका कुछ दूसरा दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइस, ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप कि दिया हुआ है -12 बड़ा ब्रैकेट 11 प्लस मझला कोष्टक यानी करली ब्रैकेट 7 इंटू -3 को ब्रैकेट क्लोज डिवाइड, और ये आपका एक्सप्रेशन गिवन है। ये एक जब भी ऐसे आपको एक्सप्रेशन मिले, जब भी ऐसे सिंप्लीफिकेशन के सवाल मिले, तो आपको सदैव याद रखना है बोर्ड मास का रूल। यदि आपसे बोर्ड मास नहीं आता है तो आप परेशान हो सकते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या है, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद इंटू करते हैं, प्लस माइनस में दोनों में से कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं। पहले इसके पहले भी ये तो ठीक, ये तो करेंगे ही करेंगे बोर्ड मास के। इसके पहले हम ब्रैकेट यदि आते हैं तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट करते हैं, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट करते हैं, फिर उसके बाद ये कौन सा सॉल्व होता है हमारा बिग। ये यदि इनमें इससे पहले ये आए तो पहले इसको सॉल्व करना है। इससे पहले और यदि आता है हमारा ऑप्शन में ऑफ इंग्लिश में आए और हिंदी में का शब्द आ जाए तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसके पहले भी एक रूल और आता है, ये इसे बोलते हैं बार, यानी ये भी एक ब्रैकेट का ही रूल है। तो इस तरह से जब भी सवाल आता है तो पहले मैं इसको वर्निकुलर या इंग्लिश में बोलते हैं, यानी इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसको करते हैं, इसके बाद इनको करते हैं और इसके बाद ये करते हैं। ये होता है एक्चुअली में इनके अंदर यही साइन रहते हैं, तो सॉल्व इन्हीं को करते हैं, लेकिन पहले ये स्टार्ट यहाँ से करेंगे। जैसा कि हमारे इन दोनों में बिग ब्रैकेट दोनों में है, दोनों को मैं एक साथ करूँगा, लेकिन सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, स्मॉल होगा, फिर कर ले, फिर ब्रेक। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ये था, थोड़ा सा मैं समझा दिया आपको, यदि ना आता होगा तो आप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, पहले इसको करेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मैं लिख लूँ -12 और यहाँ से 11 प्लस ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा प्लस -21। आई होप कि क्लियर होगा। और ये डिवाइड होगा, ये हमारा फिर सॉल्व होगा, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 माइनस 18। आई होप क्लियर होगा। फिर -12 बिग ब्रैकेट 11 और ये प्लस ये माइनस ओपन करेंगे तो ये 21 आ जाएगा, और ये डिवाइड बाय इन दोनों को करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये आपका है इन दोनों में माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। एंड -12 और ये आपका माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, और ये डिवाइड रहेगा इन दोनों को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 24, वो भी क्या आएगा, माइनस का। अब ये डिवाइड में है और इसको भी आप ओपन कर देंगे तो ये भी आपका ब्रैकेट में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको -24 ऐसे करता हूँ। अब ये डिवाइड में है तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें, यानी -12 इंटू -10 डिवाइड बाई -24, यानी ये माइनस से माइनस कैंसिल, और आपका ये क्या हो जाएगा, 6 कर दूँ तो ये 2 हो जाएगा, 6 कर दूँ 4 हो जाएगा, 2 कर दूँ 2 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, और क्लियर, 2 से 2 कैंसिल। ऑप्शन क्या है हमारे पास, 1 मिनट गाइस, कुछ मिस्टेक हो गया हमारा, फिर से देख लेते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ आना चाहिए माइनस होगा तो कितना आ जाना चाहिए आपका, -5। ये माइनस आएगा तो -12 इंटू इन दोनों का माइनस होगा तो -10, और आपका ये ब्रैकेट हटा दें आप, और ये आपका डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -20। तो -12 इंटू -10 डिवाइड बाय -20, तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 से 6, यानी ऑप्शन कितना आ जाएगा, 1। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया माइनस करने पे, यानी 13 में से 18 माइनस होगा तो -5 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 आएगा, और यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, -6। तो कैलकुलेशन करते समय प्लस माइनस करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सावधानी से सॉल्व करेंगे, ताकि थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, जैसा कि अभी हो गया था। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा, यानी बोर्ड मास का रूल लगाएंगे हम, सिंपलेस्ट है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होती है, प्लस माइनस बस आप तरीके से करेंगे और आंसर आपका आएगा। तो ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन से एक सवाल आया हुआ था। ये सारे ही क्वेश्चन जितने भी मैं कर रहा हूँ सभी के सभी 2018 के प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे लेकिन सावधानी से, ताकि कोई भी मिस आपसे ना होने पाए। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, इसके बाद आप देखिएगा और सॉल्व करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु है 3 सेकंड में 23 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है, तो कह रहे वस्तु की औसत चाल ज्ञात क्या होगी। याद रखिए औसत क्या होता है, औसत हमारा क्या होता है कि औसत इजिकल टू, यानी औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। तो बस आपको इसी फार्मूले में सॉल्व कर देना है हमें, और आंसर आ जाएगा हमारा। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 13, 23 और 15 ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 38, और टाइम हमें गिवन है 3 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 5। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, और सॉल्व कर देंगे तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन कितना आ जाएगा, 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन आपको गिवन नहीं था, ऑप्शन लिख लेंगे 7.6 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑप्शन था आपका 8.0 सेकेंड इनवर्स, एंड थर्ड आपका था 7.6 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन था आपका 7.6 मीटर।
इन ये आपके ऑप्शन गिवन थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 रेलवे ग्रुप डी में। क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है, तो आपको बताना है वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो औसत इक्वल टू क्या होता है, औसत स्पीड यानी एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था 23 और 15 यानी 23 एंड 15 तो 38 आ गया, एंड डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम यहाँ 3 है और यहाँ 2, टोटल टाइम आपका 5 हो गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल्स टू एवरेज स्पीड होता है। तो हमारा कितना आ गया स्पीड, मीटर पर सेकेंड। हमेशा याद रखेंगे कि जो यूनिट होगी यूनिट को ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ सेकेंड इन्वर्स है और यहाँ भी सेकेंड इन्वर्स है। जबकि स्पीड जब भी आएगी तो मीटर पर सेकेंड आएगी या तो किलोमीटर प्रति आवर्स आएगा, यानी या तो ये होगा या तो ये, और मीटर होगा तो सेकंड होगा, किलोमीटर होगा तो घंटे होंगे। यानी इनका साथ में चलता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि मीटर हो जाए यहाँ किलोमीटर यहाँ आवर्स आ जाए यानी घंटे आ जाए। तो यूनिट सेम रहना चाहिए हमारा, तभी आएगा। और यदि सेकंड को ऊपर ले जाएं इसलिए इन्वर्स हो गया हमारा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया हमारा 7.6 मीटर पर सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, और जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में ही आया हुआ है प्रीवियस 2018 में। क्वेश्चन नंबर अपना का नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखें। पाइप ए प्रवेश का पाइप है जो एक खाली टंकी को 69 यानी 69 घंटों में भर सकता है, और पाइप बी जो है भरी हुई टंकी को 46 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपको बताना है कि यदि पाइप बी को पहले खोला जाता है और क्रमशः एक एक घंटे करके चलाया जाता है, यानी पहले पाइप बी को खोलते हैं, इसके बाद पाइप ए को खोला जाता है और दोनों को एक एक घंटे करके क्रम से चलाया जाता है, तो भरी हुई टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। और आपके पास ये ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन के आधार पर आप अपने सवाल को हल कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करेंगे और हल करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये आपका टाइम एंड वर्क से ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो याद रखेंगे पाइप ए है जो क्या है, प्रवेशिका है। प्रवेशिका को मैं प्लस से लिखे दे रहा हूँ, मतलब ये पानी क्या कर रहा है, टंकी में भर रहा है। तो कितने घंटे लगते हैं इसको, 69 घंटे। और पाइप बी जो है इसी भरी टंकी को खाली करता है कितने घंटे में, 46 आवर्स में। ये दोनों ही घंटे हैं, यानी एक जो है इतने घंटे में फुल टंकी करता है, और पाइप बी जो है उसी पूरी भरी हुई टंकी को, यानी ये कोई टंकी है, इसी पूरी भरी हुई टंकी को 46 घंटे में खाली कर सकता है। ये जब भी ऐसे सवाल आपके आए टाइम एंड वर्क से, तो मैं इस तरह से हल करूँगा कि एक ऐसी टंकी माने और वो टंकी इन दोनों का एलसीएम हो, तो कितना मान लेते हैं 138। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 138। ये मैंने कैसे सॉल्व किया कि ये भी 23 से डिवाइड है, ये भी 23 से डिवाइड है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 2 × 3 × 23, यानी ये पूरा मल्टीप्लाई जो है ये इससे डिवाइड है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा 2। यानी प्रवेशिका ए जो पाइप है वो प्रति घंटे 2 यूनिट पानी भर रहा है टंकी पे। साथ ही जब इसकी बात करेंगे तो ये पर यूनिट का मतलब एक घंटे में ये 3 यूनिट पानी भर रहा है, यानी ये 2 घंटे, 1 घंटे में 2 पानी भर रहा है और ये 1 घंटे में 3 खाली कर रहा है। यानी क्रमशः 2 घंटे में ये टोटल में ओवरऑल पूछूँ तो क्या होगा, यानी पानी खाली होगा। क्यों, क्योंकि जो खाली करने वाली पाइप है उसकी क्षमता ज़्यादा है, यानी पर घंटे ये 3 खाली कर रहा है, ये 2 ही भर रहा है, यानी अल्टीमेट कितना जा रहा है, यानी -1, यानी 1 लीटर पानी, ऐसा मैं मान के चलूँ कि 1 लीटर पानी हर घंटे खाली कर ही रहा है। जब ये प्रत्येक घंटे 1 लीटर खाली कर रहा है तो इसको खाली करने में कितने टाइम लगेगा, यानी पहले ये स्टार्ट हुआ है फिर उसके बाद ये स्टार्ट हुआ है, यानी 2 घंटे में मैं ये बात करूं कि ओवरऑल 2 घंटे जब हुए तब टंकी से 1 लीटर पानी खाली हो चुका था। इन सब का मल्टीप्लाई करें तो 138 आएगा, यानी ये 2 घंटे में इतने लीटर पानी, यानी 1 लीटर खाली हो गया। खाली करना कितने लीटर है आपको, 138 लीटर।
मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि टोटल उस टंकी में कितना पानी रहा होगा, 138 लीटर। तो 138 लीटर को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, यानी 2 घंटे में 1 लीटर खाली कर पा रहा है, और खाली करना कितने हैं, इतने लीटर। तो इसका हम ऐसा मल्टीपल निकाल लेते हैं कि 1 लीटर 2 घंटे में तो कितने टाइम लगेंगे। तो मैं ये कहूँ कि 2 घंटे में 1 लीटर, तो इतना कितने टाइम लगेगा, तो 138 इंटू 2, यानी टोटल कितने टाइम लग जाएंगे, क्योंकि 1 यूनिट जो है 2 घंटे में निकाल लेते, इतना निकालने में, तो मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा आपका 6 और 7 एंड 2, यानी 276 घंटे लगेंगे आपको इस पूरे को खाली करने में। लेकिन ऑप्शन में आपके ये कुछ भी नहीं गिवन है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, यानी 276 घंटे को हम क्या करते हैं, 24 से डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, 24 से, क्योंकि ये दिन में दे रखा है और एक दिन में 24 होते हैं, तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। अब ऑप्शन के थ्रू आपको जाना है, क्योंकि आप ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 276 दिन है, तो ये अपने आप कट जाएगा। अब आते हैं यहाँ, तो सब में 11 11 है, तो आप एक काम करिए, 11 के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 44 और ये 11 22 एंड 4 26, यानी 264, और इसमें हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी मैं ये कहूँ कि 11 डेज यानी 11 दिन, और ये आवर्स बचता है, तो 11 दिन 12 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, 3rd नंबर, यानी 11 दिन 12 घंटे में ये पूरी भरी हुई टंकी खाली हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से हमारा इसका भी आंसर, और ये भी आपका प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, तो याद रखेंगे। ये जो 138 है ये पूरा है पानी है, और 2 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो इतने लीटर खाली होने में कितना, मतलब 1 लीटर पानी 2 घंटे के बराबर है, तो इतने लीटर पानी तो इतना टाइम। क्लियर। और फिर इसको हम दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अंतिम क्वेश्चन होगा आज का, और इसी तरह हम कल भी लाएंगे प्रैक्टिस सेशन, जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है आपका, आइए लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिवेणी को 3.5 घंटे में 175 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, हालांकि उसने 58 किलोमीटर प्रति आवर की दर से 2.5 आवर यात्रा की, यानी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इतने घंटे तक उसने यात्रा की, और फिर इस यात्रा को पूरा करने से पहले ही उसने 20 मिनट का विश्राम किया। अगर त्रिवेणी समय पर पहुंचने में कामयाब हो जाती है, तो आखिरी चरण के दौरान उसकी गति क्या होगी। पहले आप सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास टाइम गिवन है और डिस्टेंस, हमें स्पीड इससे फाइंड कर लें, यानी टोटल टाइम उसको कितने लग रहे हैं, 3.5 आवर्स, एंड टोटल डिस्टेंस कितना है, 175 किलोमीटर। तो हम स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी यहाँ से यदि मैं टाइम निकालूँ तो कितना आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से 7, 5 से 3 एंड 5 एंड 0, फिर आपका ये निकल जाएगा तो 50, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। यानी यदि वो विश्राम ना करे, और विश्राम यदि ना करे तो 50 किलोमीटर पर स्पीड से चले, तो इतने घंटे में ये कंप्लीट डिस्टेंस अपना ट्रैवल कर सकता था। लेकिन अब वो कह रहा है कि इस यात्रा को इस स्पीड से नहीं गया है, वो कह रहा है कि इस स्पीड से उसने ट्रैवल स्टार्ट किया और इतने घंटे तक चला। तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड, यानी स्पीड आपका 58 है और टाइम कितना लगा है 2.5 आवर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 25 × 200 एंड 25 125 और 20 145, यानी आपका कितना आ जाएगा 145, यानी 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले और इतने घंटे तक चले तो कितने किलोमीटर वो ट्रेवल कर सकता है, 145 किलोमीटर, और है कितने 175।
तो अभी हमारे पास शेष रिमेनिंग जो हमारा है, रिमेनिंग डिस्टेंस, जो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा वो कितना है, 175 माइनस 100 कितना ट्रेवल कर लिया, 145 माइनस कर दें तो 30 किलोमीटर हमारा क्या अभी रिमेनिंग है। और ये रिमेनिंग डिस्टेंस को ट्रेवल करने से पहले वो बोलता है कि 20 मिनट के लिए उसने विश्राम किया है। आइए, उसके पास टोटल टाइम कितना था, 3.5 घंटे। उसने कितने घंटे ट्रेवल कर लिया, 2.5 घंटे। कितने घंटे बचे हैं, 1 घंटे अभी बचे हुए हैं, 1 घंटे बचे हैं। लेकिन इस घंटे में उसने क्या किया, 20 मिनट विश्राम कर लिया। अब उसके पास टाइम कितना बचा, 40 मिनट। अब इस 40 मिनट में उसको इस डिस्टेंस को ट्रेवल करना है और वो यही जानना चाहता है कि जो अंतिम डिस्टेंस है वो कितने स्पीड से गया कि वह अपने समय पर पहुंच गई। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 30 है। तो हम यहाँ कहते हैं कि 40 मिनट्स में 30 किलोमीटर हमें क्या करना है, ट्रैवल करना है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको टाइम को ये किलोमीटर में, तो इसको अभी आवर में चेंज कर ले तो ये आवर में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपको ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 40 इंटू 60, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे अपना। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 15 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45 किलोमीटर प्रति आवर। यानी अंतिम वो 30 किलोमीटर को 40 मिनट में 45 किलोमीटर की स्पीड से चले तो वह अपने टाइम पे पहुंच सकता है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर। तो ये था हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।